प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, सामूहिक सुरक्षा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्वानों की क्या धारणाएं हैं, सामूहिक सुरक्षा के लक्षण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। सामूहिक सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक वैज्ञानिक किस तरह से इस कंसेप्ट की अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में आलोचना करते हैं, उसके दोषों को प्रकट करते हैं। तो आइए हम कलेक्टिव सिक्योरिटी, इट्स मीनिंग, इट्स फीचर, इट्स कंपैरिजन विद बैलेंस ऑफ पावर एंड एवेल्युएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा काफ़ी प्राचीन है और महत्वपूर्ण है। राष्ट्रों के मध्य संबंधों में मधुरता, संजीदगी, गतिशीलता बनाए रखने के लिए सामूहिक सुरक्षा को एक सामान्य रणनीति के तौर पर देखा जाता है। राष्ट्रों में संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। सामूहिक सुरक्षा की धारणा में राष्ट्रों के अंदर एकता और समन्वय की भावना जो है संचार करती है। सामूहिक सुरक्षा से राष्ट्रों का प्राथमिक उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा की जगह राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्रों में परस्पर सहयोग, समन्वय व पारस्परिक निर्भरता की जिम्मेदारी का अनुभव होगा। सामूहिक सुरक्षा राष्ट्रों को आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध एक स्वर में सामूहिक कार्रवाई की चेतना का निर्माण करती है। सामूहिक सुरक्षा से शस्त्रीकरण की भावना नष्ट होती है। राष्ट्रों में भय, तनाव, टकराव की संभावना कमजोर होती है। सामूहिक सुरक्षा का क्या अर्थ है, सामूहिक सुरक्षा को कैसे परिभाषित करेंगे, सामूहिक सुरक्षा के विषय में अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की क्या परिभाषाएं हैं। सामूहिक सुरक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, सामूहिक और सुरक्षा। सामूहिक का मतलब है एक प्रकार से राष्ट्रों का एक समूह है। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के समूह को सामूहिक कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। सुरक्षा का अर्थ है राष्ट्रों की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के उपाय और तरीके। तो इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है कि विश्व के राष्ट्र मिलकर के अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए मिलकर के अगर प्रयास करते हैं तो उन्हें सामूहिक सुरक्षा कहा जाएगा। सामूहिक सुरक्षा सभी राष्ट्रों की सुरक्षा की पहचान है। सामूहिक सुरक्षा के विषय में सबसे सटीक परिभाषा हंस जे मार्गेंतो की है। मार्गेंतो कहते हैं कि एक सब के लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा है। यानी एक राष्ट्र सभी राष्ट्रों की भलाई के लिए, सभी राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए, और सभी राष्ट्र मिलकर के एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं तो इसी को सामूहिक सुरक्षा कहा जाएगा। आइनस क्लाउड के अनुसार सामूहिक सुरक्षा शक्ति के प्रबंधन की एक युक्ति है। क्लाउड कहते हैं कि शक्ति का प्रबंधन करना, शक्ति का संचय करना, शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति को बनाए रखना, शक्ति का प्रदर्शन करना एक प्रकार से सामूहिक सुरक्षा कहलाता है। पामर व परकिंस भी सामूहिक सुरक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शांति के खतरों से निपटने के सामूहिक उपाय सामूहिक सुरक्षा कहलाते हैं। शांति के खतरे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य संघर्ष, हिंसक गतिविधियां या राष्ट्रों के बीच युद्ध जैसी संभावनाएं हों या युद्ध हो जाता है तो उससे निपटने के लिए बाकी राष्ट्र मिलकर के जो प्रयास करते हैं, जिस तरह के प्रयास करते हैं, जिस तरीके से प्रयास करते हैं, उनको
सामूहिक सुरक्षा कहा गया है पामर व परकिंस के दृष्टिकोण के अनुसार। सामूहिक सुरक्षा को परिभाषित करते हुए जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर भी अपना स्टेटमेंट देते हैं। जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर कहते हैं कि सामूहिक सुरक्षा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध किसी आक्रमण को रोकने अथवा प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का अंतर है। सामूहिक सुरक्षा क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की गई है उसके विरुद्ध कोई भी एग्रेशन है, आक्रमण है या प्रतिक्रिया व्यक्त है, उसको व्यक्त करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का अंतर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो भी हमारी है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत है 193 देश जुड़े हैं, इसमें से किसी भी एक राष्ट्र के विरुद्ध किसी प्रकार का हमला होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग फोर्स मिल करके ऐसे एग्रेशन को रोकने का प्रयास करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार से कार्य करती है। यूएनओ में दोनों ही तरह के कार्य दिए गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके भी दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के, और फोर्सफुली तरीके भी दिए गए हैं। सामूहिक सुरक्षा के विषय में प्लेनो एवं रिक्स ने भी परिभाषा दी है। प्लेनो और रिक्स ने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा राज्य के किसी समुदाय के आपसी संबंधों का समुच्चय है। सामूहिक सुरक्षा राज्य के किसी समुदाय के आपसी संबंधों का समुच्चय है जिसमें सभी राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं। यानी किसी प्रकार का इंटरनेशनल चैलेंज आता है, क्राइसिस आता है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न होती है तो उसके विरुद्ध सभी राष्ट्र मिलकर के सुरक्षा प्रदान करने के लिए एकमत होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, और इस प्रकार की प्रतिबद्धता सहमति जो है राष्ट्रों के समूह की सामूहिक सुरक्षा कहलाती है। तो वास्तव में सामूहिक सुरक्षा क्या है कि राष्ट्रों की सहमति पर आधारित है। इसके लिए राष्ट्रों पर ज़बरदस्ती नहीं ला दी जाती, बल्कि राष्ट्र जो है अपनी इच्छा से अपने साथ साथ अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। सामूहिक प्रयासों की वचनबद्धता है। सामूहिक सुरक्षा में सभी राष्ट्र एक दूसरे की सुरक्षा से जुड़े रहते हैं। जैसे यूएनओ का पीस कीपिंग फोर्स है, लगभग 150 सैनिक इसके भारत में शहीद हो चुके हैं और 8000 के करीब है इसमें सैनिक है, पुरुष भी है, महिलाएं भी है। जब भी किसी देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा उत्पन्न होता है या दूसरे राष्ट्र इस तरह की सिक्योरिटी को खतरा उत्पन्न होते हैं तो यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करती है। सामूहिक सुरक्षा के विषय में विद्वानों की मान्यताएं, विद्वानों की धारणाएं अलग अलग हैं। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से सामूहिक सुरक्षा के विषय में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। इसमें प्रमुख जो है एम.बी. नायडू है। एम.बी. नायडू का कहना है कि सामूहिक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सेना संभावित आक्रमण का विरोध करती है। जैसे 1991 में इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया, कुवैत को अपना प्रांत घोषित कर दिया, आखिरी प्रांत, और कुवैत ने सिक्योरिटी काउंसिल की शरण ली और सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के नेतृत्व में 25 से ज़्यादा राष्ट्रों ने मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय सेना का गठन किया और एक कड़े प्रयास के बाद कुवैत को इराक से मुक्त करवा लिया गया। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सेना जो है इसमें संभावित आक्रमण का विरोध करती है। सामूहिक सुरक्षा में वैश्विक बंधुत्व की भावना बनी रहती है, यानी इसमें सभी राष्ट्र संकट आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से रहते हैं, सहयोग की भावना से रहते हैं, प्रेम की भावना से रहते हैं, परोपकारिता की भावना से। और यह धारणा सुरक्षा की निष्पक्षता में विश्वास रखती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में ऐसा नहीं है कि किसी राष्ट्र पर स्वयं किसी प्रकार की इंटरनल थ्रेट होती है या किसी एग्रेशन राष्ट्र का अटैक होता है तो वो सक्रिय होता है, दूसरे राष्ट्रों में अगर इस प्रकार का हमला होता है तो वो सक्रिय नहीं होता, बल्कि सभी राष्ट्र जो है निष्पक्ष ढंग से अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं तो इसी को एम.बी. नायडू ने सामूहिक सुरक्षा कहा है।
आइनस क्लाड का मानना है कि सामूहिक सुरक्षा एक प्रकार से शक्ति प्रबंधन का यंत्र है। क्लॉड कहते हैं कि ये शक्ति को बनाए रखने, शक्ति को संचय करने, उसका प्रयोग करने, उसका प्रदर्शन करने का एक यंत्र है। क्योंकि जब भी संकट आता है तो सभी मिलकर के संकट के को समाधान करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। सामूहिक सुरक्षा में राष्ट्र शक्ति संचय के द्वारा आक्रमण का प्रतिरोध करते हैं। वोगेन्स्की मानते हैं कि सामूहिक सुरक्षा में सभी राष्ट्र आक्रमणकारी राष्ट्र की पहचान करते हैं। जैसे 1991 में इराक को एग्रेसिव स्टेट माना गया, जिसने कुवैत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नष्ट कर दिया और उसको आखिरी प्रांत माना। तो यूएस के नेतृत्व में 25 राष्ट्रों की सेनाओं ने मिलकर के सामूहिक रूप से इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की और उसमें जो है कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त करवा दिया गया। तो सभी सदस्य आक्रमण को रोकने में समान रुचि दिखाते हैं। सामूहिक सुरक्षा में आक्रमण को रोकने में नीतियों की समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार का पक्षपात, भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए, तभी सामूहिक सुरक्षा बनी रहती है। ये सामूहिक सुरक्षा का एक जो है चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर बीच में वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है कि किस तरह से सभी राष्ट्र एक ही छत के नीचे अपनी सुरक्षा के लिए मिलकर के संघर्ष करने में प्रतिबद्धता दिखाते हैं। सामूहिक सुरक्षा की पहचान क्या है, लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है? सामूहिक सुरक्षा कि हम कैसे उसको पहचान करेंगे, क्या विशेषताएं हैं इसकी? सामूहिक सुरक्षा की पहली विशेषता है शक्ति निरंकुशता के विरुद्ध, अपोजिट टू पावर डिस्पोटिज्म। यानी सामूहिक सुरक्षा का एक मुख्य लक्षण शक्ति निरंकुशता का विरोध करना है। कहीं पर भी शक्ति को लेकर के निरंकुशता होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सभी राष्ट्र मिलकर के ऐसी निरंकुशता का विरोध करते हैं। सामूहिक सुरक्षा में किसी राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता को चुनौती देने वाली शक्तियों की आलोचना करना और ऐसे कार्यों का प्रतिरोध करना है। राष्ट्र या राष्ट्रीय समूह की बढ़ती निरंकुश शक्ति पर अकेला राष्ट्र जो है वो नियंत्रण नहीं कर सकता। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास करने होते हैं और सामूहिक प्रयासों के द्वारा ही किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूह की जो शक्ति निरंकुशता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा प्रभावित होती है, तो ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध कड़ी मिलकर के सैन्य कार्रवाई की जाती है। सामूहिक सुरक्षा की दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता लक्षण है वो है राज्यों की सुरक्षा का वचन। राज्यों की सुरक्षा का इसमें वचन दिया जाता है। राष्ट्र संघ के प्रस्तावना में आर्टिकल 10 से लेकर के 16 तक सामूहिक सुरक्षा का वचन दिया गया था कि सभी सदस्य राष्ट्रों की एकता, अखंडता, संप्रभुता की सामूहिक वचनबद्धता है। सभी सदस्य राष्ट्र वचनबद्ध हैं। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 33 से लेकर के 45 तक अनेक प्रकार के प्रयास दिए गए हैं शांतिपूर्ण तरीके के। किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर आँच आती है तो सभी सदस्य राष्ट्र मिलकर के अपनी वायुसेना, थल सेना, नौसेना जो है स्वेच्छा से देंगे और हर प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग फोर्स की मदद करेंगे। तो राज्यों की सुरक्षा का इसमें वचन दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हंस जे मार्गन्तो का मानना है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए उचित प्रतीत होती है। इसी को सामूहिक सुरक्षा कहा जाता है, राज्यों की सुरक्षा कहा जाता है। राष्ट्र एकल तौर पर अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए सामूहिक वचनबद्धता पर निर्भर करते हैं। जैसे इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया तो कुवैत ने भाग करके एक प्रकार से सिक्योरिटी काउंसिल की मदद मांगी और सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएस के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना का गठन करके इराक से कुवैत को मुक्त करवा लिया गया। तो राज्यों की सुरक्षा का एक प्रकार से वचन होता है। राज्य की सुरक्षा जो है उसके प्रति सभी सदस्य राष्ट्र वचनबद्ध होते हैं, चाहे लीग ऑफ नेशन हो या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो। सभी के संविधानों में इस तरह की सामूहिक प्रतिबद्धता का जो है उल्लेख किया गया।
सामूहिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है निवारक व्यवस्था के रूप में। निवारक व्यवस्था के रूप में कायम होना है। सामूहिक सुरक्षा में आक्रमणकारी राज्य को सामूहिक प्रतिरोध या निवारक होने का भय रहता है। यानी इंटरनेशनल पर कोई भी राष्ट्र ऐसा कार्य नहीं करता जिससे अन्य सभी राष्ट्र मिलकर के उसकी नीति का, उसके निर्णय का विरोध कर सके। डेटरेंस का काम करता है, एक निवारक का काम करता है, एक प्रकार से बचाव का ये कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि कोई भी राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पर हमला करता है, दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को चुनौती पेश करता है, तो उसे ये पता होता है कि संबंधित राष्ट्र के पक्ष में अगर अन्य राष्ट्र आकर के उसकी सुरक्षा में शामिल हो गए तो इससे जो है उस राष्ट्र का बचना संभव नहीं है। वो राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। तो ये एक प्रकार की कलेक्टिव सिक्योरिटी है इंटरनेशनल लेवल पर। हालांकि ज़रूरी नहीं हर बार जो है इस तरह की सुरक्षा अपनाई जाए। जैसे रूस और यूक्रेन संकट में पिछले जो 1 साल से ज़्यादा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन यूक्रेन के समर्थन में डायरेक्टली अभी तक जो है विश्व के देश नहीं आए हैं, नहीं उन्होंने इस तरह से अपनी कोई सेना का जो है डिप्लॉय किया है। सामूहिक सुरक्षा की एक बड़ी पहचान है निष्पक्ष कार्रवाई। सामूहिक सुरक्षा में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जाती है। सामूहिक सुरक्षा में सदस्य राष्ट्र राष्ट्रीय हितों के पार आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई में भाग लेती हैं। सामूहिक सुरक्षा में राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। यानी जब भी कोई किसी राष्ट्र का एग्रेशन या राष्ट्र समूह का एग्रेशन, आक्रमण किसी अन्य राष्ट्र या राष्ट्र समूह पर होता है, तो इसमें बाकी जो सदस्य हैं, बाकी सदस्य राष्ट्र हैं, बाकी विश्व के अन्य राज्य हैं, वो निष्पक्षता की मांग करते हैं, ईमानदारी की मांग करते हैं। पूरी तरह से सैन्य रणनीति इस प्रकार से बनाई जाए कि अन्य राष्ट्रों को इस सामूहिक निर्णय से, सामूहिक जो नीति का क्रियान्वयन है उसके प्रति किसी प्रकार का संदेह ना हो, किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के क्वेश्चन मार्क ना हो। अगर कार्रवाई निष्पक्ष होगी, आक्रमणकारी राष्ट्र को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा और सामूहिक रूप से सभी राज्य मिलकर के ऐसे अग्रेशन का विरोध करते हैं, तो सभी सदस्य राष्ट्र इसमें स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं। सामूहिक सुरक्षा की एक बड़ी विशेषता वैश्विक शक्ति का आभास है। यानी सामूहिक सुरक्षा में हमें कुछ एक राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति नहीं दिखाई देती, बल्कि वैश्विक शक्ति का आभास होता है, पूरे विश्व की शक्ति का आभास होता है। इसलिए कोई एक अकेला राष्ट्र जो है किसी दूसरे राष्ट्र पर आसानी से हमला करने की नहीं सोचता, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ जाएगा। और इसके साथ ही जब भी वो पीड़ित राष्ट्र किसी ऐसे संगठन से जुड़ा है, तो पूरा का पूरा उसका संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्य ऐसे आक्रमणकारी राज्य के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए कूटनीति व रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्र सामूहिक रूप में आक्रमण का विरोध करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्था बनी रहे। तो एक प्रकार से सामूहिक सुरक्षा में हमें किसी समूह की सुरक्षा नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति का आभास होता है। सामूहिक सुरक्षा की एक पहचान विश्व जनमत के रूप में भी हमें दिखाई देती है। सामूहिक सुरक्षा में प्रतिरोधक राष्ट्रों द्वारा आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध विश्व जनमत को तैयार किया जाता है। दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए विश्व के अधिकतम राष्ट्रों द्वारा आतंकवादी संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की वकालत की जाती है। यानी विश्व जनमत देखा जाता है कि विश्व के अधिकांश लोग क्या चाहते हैं। जैसे आतंकवाद को लेकर के विश्व के अधिकांश लोगों का, अधिकांश राष्ट्रों का यही समर्थन है कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, आतंकवादी समूह की पहचान होनी चाहिए, जो आतंकवाद के प्रमुख कार्यकर्ता है, प्रणेता है, उनकी आर्थिक जो चेन है वो टूटनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे समूहों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उनकी आर्थिक सपोर्ट है वो पूरी तरह से कट की जानी चाहिए ताकि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, पूरी दुनिया में
सुरक्षा बनी रहे, सुव्यवस्था बनी रहे, लोगों के अंदर जो है कोऑपरेशन कायम रहे। तो विश्व जनमत को है कई बार सामूहिक सुरक्षा की एक पहचान के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कस्टम, इंटरनेशनल रिचुअल या इंटरनेशनल नियमों के विरुद्ध जा करके ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे पूरी दुनिया उस राष्ट्र के विरुद्ध हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय निंदा का उसे सामना करना पड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाए। इसको लेकर के राष्ट्र हर तरह की जो सामरिक नीति है उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। सामूहिक सुरक्षा की एक पहचान अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण के तौर पर भी है। सामूहिक सुरक्षा का उद्देश्य शांति निर्माण एवं शांति स्थापना है। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण, जैसे लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 में अस्तित्व में आया, इसका कार्य था कि सेकंड वर्ल्ड वार को रोकना। हालांकि सेकंड वर्ल्ड वार ये नहीं रोक सका। 1939 से 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्रों जो धुरी राष्ट्र है जर्मनी, जापान और इटली, इनकी तानाशाही ने सेकंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया। इसी तरह से थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और इसके भी अनुच्छेद 1 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया। और 1945 से लेकर के अब जुलाई 2023 तक अगर हम देखें तो लगभग 78 ईयर्स हो चुके हैं अब तक ये थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने में पूरी तरह से सफल रहा। हालांकि ये नहीं कह सकते कि इस दौरान कोई हिंसक संघर्ष नहीं हुआ। लगभग 300 से ज़्यादा अब तक जो है सैनिक संघर्ष हो चुके हैं, लेकिन ऐसे सैनिक संघर्ष जो है उन्होंने किसी विश्व युद्ध का रूप अभी तक धारण नहीं किया है। तो एक प्रकार से जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रश्न है, चाहे उस राष्ट्र संघ के अंतर्गत हो आर्टिकल 10 से 16 के बीच में, या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आर्टिकल 33 से लेकर के 55 तक, इन सभी प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का निर्माण हुआ है। युद्धों को रोकने के रूप में भी सामूहिक सुरक्षा की एक पहचान है। युद्ध या युद्ध जैसी हिंसक गतिविधियों को रोकना सामूहिक सुरक्षा का कार्य है। सामूहिक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय तनाव व टकराव को रोकने के लिए शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग किया जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 33 से लेकर 38 तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तरीके बताए गए हैं, जिसमें बातचीत के द्वारा, समाधान के द्वारा, जांच पड़ताल के द्वारा, अवरोधक कूटनीति के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, सत्य सेवा के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं ताकि कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है वो युद्ध के स्तर तक ना पहुँचे, और दो या दो से अधिक की राष्ट्रों के बीच जो लड़ाई है वो जो युद्ध है वो विश्व युद्ध का रूप धारण न कर ले। इसके लिए कई तरह के पीसफुल सेटलमेंट दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो है थोड़े से आक्रामक एग्रेसिव मेथड भी दिए गए हैं, जो आर्टिकल 39 से 50 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में दिए गए हैं, जिसमें इकोनॉमिक ब्लैकआउट की जा सकती है, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर प्रयोग करने की भी व्यवस्था है। यानी युद्धों को रोकने के लिए सामूहिक सुरक्षा का बड़ा महत्व है। सामूहिक सुरक्षा की एक पहचान शांति क्रियान्वयन के रूप में भी है। सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को क्रियान्वित करता है, न केवल इस शांति का निर्माण करता है, न केवल शांति को बनाए रखता है, बल्कि शांति क्रियान्वयन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे 1991 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करने के प्रतिरोध में अमेरिका के नेतृत्व में 25 से ज़्यादा राष्ट्रों की सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई करके कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराया, और इसलिए कुवैत में पीस एनफोर्समेंट शांति क्रियान्वयन किया गया, जो एक पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न था। इसी तरह 2018 में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस व अन्य बड़ी शक्तियों ने आईसिस के आंतरिक ठिकानों को वायुसेना की सामूहिक कार्रवाई के द्वारा नष्ट किया गया। आईसिस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस की जो कमर तोड़ने के लिए इन राष्ट्रों की सेनाओं ने सैन्य कार्रवाई की,
ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लग सके और पूरी दुनिया में शांति, सुरक्षा, सुव्यवस्था बनी रहे, राष्ट्रों के बीच कोऑपरेशन रहे, मानव कल्याण का जो मिशन है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो जारी रहे। सामूहिक सुरक्षा की एक पहचान सामूहिक कार्रवाई के तौर पर भी हम देख सकते हैं। सामूहिक सुरक्षा की पहचान जो है सामूहिक कार्रवाई करना है। सभी सदस्य राष्ट्र मिलकर के ऐसी कार्रवाई में पूरी तरह से अपनी वचनबद्धता दिखाए। कोई अकेला राष्ट्र किसी आक्रमण या आक्रमणकारी राष्ट्र के समूहों का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिरोध नहीं कर सकता। शांति विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। सामूहिक कार्रवाई से ही युद्ध या हिंसक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। कोई एक अकेला राष्ट्र या कुछ राष्ट्र मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए, सुरक्षा के लिए जो चैलेंज है उनका सामना नहीं कर सकता। इसलिए सामूहिक सुरक्षा का जो कंसेप्ट है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकता महसूस हुई। सामूहिक सुरक्षा की ये कुछ एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, पहचान थी। अब प्रश्न उठता है कि सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दो धारणाएं हैं। इन दोनों धारणाओं में किस प्रकार की समानताएं हैं, किस प्रकार की असमानताएं हैं? दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु है। तो हम आइए डिस्कस करते हैं कि दोनों जो कंसेप्ट है उनके अंदर क्या समानताएं हैं, उसके बाद असमानताओं पर डिस्कस करेंगे। तो दोनों में जो प्रमुख समानताएं हैं उसमें पहली समानता यह है कि शक्ति संतुलन में उद्देश्यों की समानता पाई जाती है और सामूहिक सुरक्षा में भी उद्देश्यों की समानता पाई जाती है। दोनों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। यानी सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन दोनों का उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। चाहे लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत हो या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हो, दोनों में ही सामूहिक सुरक्षा का प्रश्न है, दोनों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रश्न है। शक्ति संतुलन में भी राष्ट्रों के जो समूह बने हुए हों, कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता, स्वतंत्रता को लेकर के एक शक्ति संतुलन बना करके वो अपने आप को सुनिश्चित करना चाहता है, अपने आप को पूरी तरह से निर्भय करना चाहता है। इसलिए जो है बैलेंस ऑफ पावर की उसे आवश्यकता होती है। तो दोनों का जो उद्देश्य है वो शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। दोनों में शक्ति प्रबंध की समानताएं दिखाई देती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में हमें शक्ति प्रबंध की समानता दिखाई देती है। जैसे 1991 का ईरान इराक युद्ध है, उसमें जो कलेक्टिव सिक्योरिटी अमेरिका के नेतृत्व में की गई थी वो एक प्रकार से 25 से ज़्यादा राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था, शक्ति प्रबंध था। इसी तरह से बैलेंस ऑफ पावर में शक्ति के प्रभाव का महत्व में दिखाई देता है। कुछ राष्ट्र मिलकर के एक गठबंधन बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, तो वो एक प्रकार से शक्ति का प्रबंध करना चाहते हैं ताकि कोई अन्य राष्ट्र जो है उनकी सुरक्षा को, संप्रभुता को चुनौती पेश ना कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण समानता, दोनों में सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा प्राथमिक होती है। सुरक्षा के आधार पर ही शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा को धारण करती है। कोई भी राष्ट्र किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनना चाहता है या किसी गुट का सदस्य बनना चाहता है, समूह का सदस्य बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा होती है। तो चाहे सामूहिक सुरक्षा हो या शक्ति संतुलन हो, दोनों में जो प्राइमरी एजेंडा है राष्ट्र का वो सामूहिक सुरक्षा होता है। दोनों में चौथी महत्वपूर्ण समानता है कि आक्रमण के विरुद्ध संगठित प्रयासों पर बल दिया जाता है। चाहे सामूहिक सुरक्षा का प्रश्न हो या शक्ति संतुलन का, जब तक सभी राष्ट्र मिलकर के कोई एग्रेशन का विरोध नहीं करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उनका मिलकर के मुकाबला नहीं करते हैं, तब तक विजय प्राप्त नहीं हो सकती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित नहीं हो सकती। दोनों कंसेप्ट में पांचवी महत्वपूर्ण समानता है कि शक्ति के केंद्रीकरण की व्यवस्था को शांति और सुरक्षा के लिए चुनौती माना जाता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में भी और बैलेंस ऑफ पावर में भी ये माना जाता है कि जहाँ शक्ति अगर एक स्थान पर ज़्यादा केंद्रित हुई तो शक्ति की निरंकुशता होगी, और शक्ति की निरंकुशता चाहे किसी राष्ट्र विशेष की हो या राष्ट्र समूह विशेष की हो,
वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बनी रहेगी। दोनों अवधारणाओं में छठी महत्वपूर्ण जो समानता है वो है आक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। यानी चाहे सामूहिक सुरक्षा का प्रश्न हो या शक्ति संतुलन का, दोनों में प्रत्येक जो संबद्ध राष्ट्र है वो निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा करता है। उसमें किसी प्रकार का पक्षपात, संदेह या दुर्भावना अगर है तो सदस्य राष्ट्र जो है इस तरह की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पूरी तरह से व्यवहारिक रूप से प्रतिबद्ध दिखाई नहीं देंगे। दोनों अवधारणाओं में सातवीं महत्वपूर्ण समानता है कि शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में सदस्य राष्ट्र कर्तव्यों का पालन करते समय राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं करते। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने नियम बनाए जाएं, कितने कानून बनाए जाएं, कितनी संहिता बनाई जाए, कितनी ही अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, कानून और जनमत हो, लेकिन राष्ट्र सभी बातों को ऊपर उठ करके सबसे पहले राष्ट्रीय हितों को देखते हैं। राष्ट्रीय हितों की कभी वो अनदेखी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बैलेंस ऑफ पावर हो या कलेक्टिव सिक्योरिटी का मामला हो। तो शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में कई तरह की समानताएं, कई तरह की एक जैसी बातें हमें देखने को मिलती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि दोनों अवधारणाओं में सारी समानताएं हैं, बहुत सारी असमानताएं भी हैं, बहुत सारे अंतर भी हमें दिखाई देते हैं। जिसमें पहली जो असमानता है कि शक्ति संतुलन में सदस्य राष्ट्र सामूहिक कार्रवाई के प्रति वचनबद्ध नहीं होते, जबकि सामूहिक सुरक्षा में सभी सदस्य राष्ट्र निष्पक्ष व ईमानदारी से भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यानी शक्ति संतुलन में जो ग्रुप्स का निर्माण होता है उस ग्रुप में सदस्य राष्ट्र अपने प्राइमरी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्राथमिकता देता है, जबकि कलेक्टिव सिक्योरिटी में राष्ट्र किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य होते हैं और वो चाह कर के भी उस संगठन के नियम, संगठन के जो एक्शन है उससे जो है गैर जिम्मेदारी पूर्ण जो है व्यवहार नहीं कर सकते। तो दोनों में ये महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है कि शक्ति संतुलन में महान शक्तियाँ नेतृत्व करती हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा में सभी छोटे बड़े राष्ट्र समानता का दर्जा रखते हैं। शक्ति संतुलन में जो छोटे राष्ट्र हैं वो बड़े राष्ट्रों का सहारा लेते हैं। विकासशील या निर्धन राष्ट्र विकसित राष्ट्रों का सहारा लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा में सदस्य राष्ट्र किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनकर के सभी राष्ट्रों से जो है समानता का दर्जा प्राप्त करते हैं और सभी राष्ट्रों की एक ही तरह की वचनबद्धता होती है। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है कि शक्ति संतुलन का समूह छोटा भी हो सकता है। शक्ति संतुलन में क्या है कि जैसे भारत और अमेरिका का आपस में रक्षा सुरक्षा के प्रति गठजोड़ है, इसी तरह से चाइना और पाकिस्तान का है। तो इस तरह के कुछ एक राष्ट्र को मिला करके बैलेंस ऑफ पावर अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है, एक उपमहाद्वीप के लिए, महाद्वीप के लिए, विश्व के किसी बड़े क्षेत्र के लिए। लेकिन सामूहिक सुरक्षा का जो समूह है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। जैसे हम सभी 193 सदस्य देश जो है यूएनओ के तहत जुड़े हैं, तो इसका जो है समूह काफ़ी विशाल है। बाकी ऐसा कोई बैलेंस ऑफ पावर नहीं है कि पूरी दुनिया को 2 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में बांटा जाए। शक्ति संतुलन में छोटे छोटे ही ज़्यादातर ग्रुप होते हैं जो ज़्यादातर अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो है किसी प्रकार का तनाव टकराव होता है उसको संतुलित करने के लिए वो अपनी शक्ति में संचय करना चाहते हैं। इससे वो राष्ट्रों का जो संख्या है वो लगातार बढ़ाते हुए चलते हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा में ऑलरेडी से ही किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ वो जुड़े होते हैं, उसमें सदस्य संख्या बढ़ाने की घटाने की कोई बात नहीं होती, बल्कि सामूहिक रूप से कोई अगर राष्ट्र भाग भी नहीं लेता इस तरह की कार्रवाइयों में, तब भी उसका समर्थन जो है ऐसी सामूहिक सुरक्षा जो गतिविधि है उनसे माना जाता है। सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में चौथा महत्वपूर्ण अंतर है कि शक्ति संतुलन भय के संतुलन को पैदा करता है, जबकि सामूहिक सुरक्षा में सहयोग एवं सद्भावना का संतुलन पाया जाता है। जहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर जो है प्रतिद्वंदी राष्ट्र या राष्ट्र समूह आपस में बैलेंस ऑफ पावर बनाते हैं, वहाँ एक प्रकार से भय का संतुलन है। जैसे 1945 से लेकर 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच
जो पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, वर्ल्ड बाइपोलर सिस्टम था, उस समय जो है भय का संतुलन था दोनों पक्षों में। और कलेक्टिव सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना एवं सहयोग पाया जाता है। जैसे जब इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया तो कुवैत के पक्ष में 25 से ज़्यादा राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय सेना ने मिलकर के कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त करवाया। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में पांचवा महत्वपूर्ण अंतर है कि शक्ति संतुलन यथार्थवाद के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति संतुलन जो है वर्तमान समय की आवश्यकता होती है, जबकि सामूहिक सुरक्षा आदर्शवाद पर आधारित है। सामूहिक सुरक्षा क्या है कि एक आदर्श विचार है, एक आदर्श कल्पना है जिसका व्यवहार में जो है संभव होना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोनों में ये अंतर पाया जाता है यथार्थवाद और आदर्शवाद के आधार पर। छठा महत्वपूर्ण अंतर है कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था समान राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है, जबकि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। जैसे कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्र समूहों में शक्ति संतुलन बना हुआ है तो उसमें राष्ट्रीय हितों की समानता होती है। भारत और चीन के बीच जब भी तनाव होता है, टकराव होता है, तो अमेरिका जो है भारत को कोऑपरेट करता है, इनडायरेक्टली भी भारत का ही समर्थन करता है। उसके पीछे बड़ा कारण ये है, अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है कि वो चीन को जो है बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए वो भारत को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी में देखें तो वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट होता है। इसमें कुवैत और इराक का समर्थन किया जा सकता है। युद्ध के उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है कि कुवैत को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25 से ज़्यादा राष्ट्र की सेनाओं ने भाग लिया। उसमें एक प्रकार से इंटरनेशनल इंटरेस्ट था। हालांकि अमेरिका का उसमें अपना भी नेशनल इंटरेस्ट था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य राष्ट्रों का भी इंटरेस्ट था। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में सातवां महत्वपूर्ण अंतर है कि शक्ति संतुलन में राष्ट्रों की लगभग तुल्य भारिता होती है, जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में एक आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध से सभी राष्ट्रों का शक्ति प्रदर्शन होता है। जैसे शक्ति संतुलन में एक तरफ 4 राष्ट्र हैं, दूसरी तरफ हो सकता है 3 राष्ट्र हो, 5 हो, 7 हो, तो दोनों पक्षों में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता। दोनों पक्षों की पावर जो है वो लगभग समान होती है। लेकिन जब सामूहिक सुरक्षा का प्रश्न आता है तो एक तरफ हो सकता है एक एग्रेसिव राष्ट्र और बाकी दूसरी तरफ जो है 50, 100, 200 स्टेट जो है मिल करके उसके विरुद्ध एक प्रकार से सामूहिक कार्रवाई में भाग ले रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट को लेकर के जो है दोनों प्रकार की अवधारणाओं में अंतर पाया जाता है कि शक्ति संतुलन में राष्ट्रों की लगभग तुल्य भारिता होती है, जबकि सामूहिक सुरक्षा में आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध शेष अन्य सभी राष्ट्रों का शक्ति प्रदर्शन होता है। सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में आठवां महत्वपूर्ण अंतर है कि शक्ति संतुलन का अस्तित्व ऐच्छिक है, जबकि सामूहिक सुरक्षा का अस्तित्व बाध्यकारी है। शक्ति संतुलन में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे या बड़े राष्ट्रों के साथ ग्रुप बनाकर चलते हैं जब हमारा इंटरेस्ट एक ही प्रकार का होता है। जैसे चीन दक्षिण एशिया में दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में जिस तरह से समुद्र पर वो एक छत्र राज करने की उसकी मंशा है, उसको लेकर के जापान, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश जो हैं वो एक प्रकार से इनडायरेक्टली भारत के पक्ष में आ गए, क्योंकि उनकी भी संप्रभुता, एकता, अखंडता और राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे हैं। तो एक प्रकार से शक्ति संतुलन का अस्तित्व ऐच्छिक है, जबकि सामूहिक सुरक्षा का अस्तित्व बाध्यकारी है। यानी यूएनओ के 193 सदस्य देश हैं वो सामूहिक सुरक्षा के प्रति बाध्यकारी हैं। इसलिए 8,000 से ज़्यादा सैनिक जो है इंटरनेशनल लेवल पर जब भी टेररिस्ट या अन्य जो एक्टिविटीज़ होती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, तो ये सभी सैनिक मिलकर के कार्रवाई करते हैं। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में 9वां महत्वपूर्ण अंतर है कि शक्ति संतुलन में आक्रमणकारी आंतरिक या बाहरी हो सकता है, जबकि सामूहिक सुरक्षा में आक्रमणकारी आंतरिक होता है। यानी शक्ति संतुलन में जब कुछ राष्ट्र मिलकर के आपस में अलग अलग ग्रुपों में बढ़ जाते हैं तो उसमें जो शक्ति संतुलन है वो आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है।
लेकिन सामूहिक सुरक्षा में जो है आक्रमणकारी आंतरिक ही होता है। जैसे यूएनओ के 193 देश हैं, तो इनमें कोई भी एक राष्ट्र हमला करता है किसी दूसरे राष्ट्र पर, तो इसका मतलब है वो इंटरनल है, क्योंकि वो उसी संगठन का एक सदस्य है। जबकि शक्ति संतुलन में ऐसा नहीं है। शक्ति संतुलन में जब निर्माण किया जाता है तो अपने ही पक्ष का कोई जो नेशन है, ग्रुप का जो मेंबर है, उसके अगर इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं, वो किसी दूसरे ग्रुप में भी शामिल हो सकता है। तो ये एक बड़ा अंतर हमें शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में दिखाई दे रहा है। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में एक बड़ा अंतर है कि राष्ट्र शक्ति संतुलन में राष्ट्र सुरक्षा के लिए संतुलन व्यवस्था पर निर्भर है। अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो चाइना को कोऑपरेट करे हर क्षेत्र में, क्योंकि भारत के साथ उसे काउंटर बैलेंस करना है। तो ये एक प्रकार से शक्ति संतुलन में राष्ट्र सुरक्षा के लिए संतुलन व्यवस्था पर निर्भर है। जबकि सामूहिक सुरक्षा में राष्ट्र सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों व व्यवस्थाओं का सहारा लेते हैं। यानी जब भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी प्रकार का तनाव टकराव होता है, जैसे भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब तनातनी होती है, तनाव बढ़ता है, दोनों देशों की सेनाओं के बाद टकराव, हिंसक संघर्ष की संभावना होती है, युद्ध की संभावना होती है, तो यूएन का जो ऑब्जर्वेशन ग्रुप है वो इस क्षेत्र की स्टडी करता है। उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के रिपोर्ट करता है कि एक्चुअल पोजीशन जो है दोनों देशों की सेनाओं के बीच किस प्रकार की है, और हिंसक संघर्ष को टालने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने इसकी आलोचना की। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि 21वीं सदी में मधुरता और गतिशीलता बनाए रखने के लिए हालांकि सामूहिक सुरक्षा काफ़ी मददगार है, लेकिन राष्ट्रों की एकता और अखंडता को बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एक आदर्शात्मक व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में इसका लागू किया जाना उतना ही कठिन है जितना ये कंसेप्ट जो है हमें देखने में, पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान मानते हैं कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्र राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों की पूर्ति करते हैं। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीयवाद के आधार पर नहीं, मानव कल्याण के आधार पर नहीं, दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता, एकता, अखंडता को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की ऐसी सामूहिक कार्रवाई का समर्थन करते हैं। तो ये बड़ी आलोचना है। दूसरी आलोचना है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुटबंदी की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। सामूहिक सुरक्षा में भी सभी राष्ट्र मिलकर के एक सुर से जो है किसी एक प्रकार के निर्णय पर सहमत नहीं होते, एक प्रकार के विचार पर सहमत नहीं होते। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में भारत कई बार कह चुका है कि जैसे मोहम्मद और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठन है, इन पर बैन लगना चाहिए, लेकिन चीन हर बार वीटो कर देता है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद को लेकर के भी संबंधित यूएनओ के सदस्य राष्ट्र राजनीति करते हैं और अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्र की हर अच्छी बात को भी वो इग्नोर करते हैं, उसका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करते हैं। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामूहिकता का जो भावना है उसका प्रभुत्व बनाए रखती है। यानी एक प्रकार से इसमें राष्ट्र का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, राष्ट्र को अपनी एकता, अखंडता पर को बनाए रखने में पूरी तरह से भरोसा नहीं होता, बल्कि उसका जो कंसेप्ट है वो सामूहिक सुरक्षा का, उसे जो है दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर कर देता है कि उसकी एकता और अखंडता को लेकर के किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होगा तो सभी सदस्य राष्ट्र मिलकर के उसका सहयोग करेंगे। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था परिवर्तनशीलता के विरुद्ध है। लिपमैन ने इसे यथास्थिति का संरक्षण कहा है। यानी सामूहिक सुरक्षा में क्या है कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तनशीलता हमें दिखाई नहीं देती है। जब किसी राष्ट्र को ये लगता है कि उसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए सामूहिक सुरक्षा का एक कंसेप्ट बना हुआ है, किसी वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य बने हुए हैं, तो उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेदारी है कि उसकी संप्रभुता की, स्वतंत्रता की, अखंडता की पूरी तरह से सुरक्षा करेगा। तो ऐसा राष्ट्र जो है और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए गतिशीलता उसमें जो है दिखाई नहीं देती। सामूहिक सुरक्षा की एक बड़ी आलोचना है कि युद्ध का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है।
यानी सामूहिक सुरक्षा में एक राष्ट्र के विरुद्ध जो है अन्य राष्ट्र मिलकर के जब कार्रवाई करते हैं तो ये युद्ध का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। किसी एक क्षेत्र विशेष, किसी एक समूह विशेष, किसी एक महाद्वीप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये युद्ध जो है या ये संघर्ष जो है या सामूहिक कार्रवाई की व्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो जाती है। सामूहिक सुरक्षा की आलोचना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आलोचक मानते हैं कि व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में दिखाई देती है। जैसे 1991 में इराक और कुवैत के युद्ध में 193 में से केवल उस समय के अगर सदस्य राष्ट्र संख्या देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन केवल 25 राष्ट्रों ने इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई में भाग लिया, बाकी राष्ट्रों ने भाग नहीं लिया। इसी तरह से फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो बहुत सारे राष्ट्र जो है साइलेंट मोड पर आ गए। बहुत सारे राष्ट्रों ने अपनी कोई कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है रूस के आक्रमणकारी नीतियों की आलोचना करते रहे, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूह या किसी सैन्य गठबंधन ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है दोनों के बीच वो जल्द समाप्त हो। तो व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा का कंसेप्ट हमें आदर्शात्मक दिखाई देता है। व्यवहार में देखें तो सामूहिक सुरक्षा का कोई कंसेप्ट नहीं है। व्यवहार में प्रत्येक राष्ट्र सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखता है। उसे किसी समूह की, किसी निर्धन राष्ट्र की या विकासशील राष्ट्र की किसी प्रकार की एकता अखंडता को अगर खतरा उत्पन्न है तो उसकी प्रति जो है वो गैर जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि उसका प्राइमरी एजेंडा नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी है। तो आज का ये लेक्चर था हमारा सामूहिक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, सामूहिक सुरक्षा के विषय में अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के विचार किस प्रकार के हैं, अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की मान्यताएं क्या है, सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे प्रभावित करता है, सामूहिक सुरक्षा की पहचान क्या है, सामूहिक सुरक्षा के लक्षण क्या है, सामूहिक सुरक्षा और बैलेंस ऑफ पावर जो है शक्ति संतुलन दोनों में किस तरह की समानताएं हैं, दोनों में किस तरह की असमानताएं हैं, किस तरह के अंतर है। सामूहिक सुरक्षा को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों ने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर इस कंसेप्ट का कैसे विरोध किया है, कैसे आलोचना की है, कौन कौन से दोषों को प्रकट किया है। तो सामूहिक सुरक्षा से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई जो वीडियो है आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।